हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 6 इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एसेंशियल कंडीशंस देखेंगे फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर दिस पर्टिकुलर हेड और कुछ एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे विच आर अलाउड एज डिडक्शन इन पीजीबीपी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस पर्टिकुलर हेड में अपनी इनकम को टैक्सेबल कर रहे हो तो कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो इनकम आपके बिजनेस और प्रोफेशन से होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन बिजनेस से डिफरेंट कैसे है कि इसमें आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर किसी अपनी स्किल्स के बेस पे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, तो उनको हम प्रोफेशनल बोलेंगे, वो उनका प्रोफेशन है। ठीक है, और जिस काम में कोई आपकी पर्टिकुलर स्किल्स नहीं लग रही हैं तो वो आपके लिए बिजनेस हो गया। तो बिजनेस या फिर प्रोफेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है पीजीबीपी में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए। सेकेंड कंडीशन इज द बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन बाय द असेसी। आप किसी और के बिजनेस की इनकम को पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं कर सकते, उसमें आप नहीं शो कर सकते। जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो असेसी का ही होना चाहिए। जो टैक्स पेयर है, जो इनकम डिस्क्लोज कर रहा है, उसका खुद का बिजनेस या प्रोफेशन होना चाहिए। Third condition is the business or profession should be carried on for some time during the previous year। इसका मतलब previous year में business या फिर profession जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर में आपका वो बिजनेस चलना चाहिए, आप काम कर रहे हो, प्रीवियस ईयर में आपने काम किया जिससे आपको इनकम हुई और वो इनकम आपने अंडर दिस पर्टिकुलर हेड शो करी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में बिजनेस या प्रोफेशन कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज the charge is in respect of the profits and gains of previous year of the business or profession। जो आप पीजीबीपी के हेड में इनकम शो कर रहे हो, प्रॉफिट और गेन्स शो कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या गेन है वो आप शो करोगे, प्रीवियस ईयर से पहले का नहीं। ये मैंने आपको टैक्स की पहले शुरुआत की क्लासेस में भी बताया है कि जब हम इनकम को टैक्सेबल करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो हम काउंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में अपने बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड आपने जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए, गेन हुआ आपको, वो आप उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, जिस भी असेसमेंट ईयर की आप बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स और गेन्स जो हैं उनको शो करोगे। नेक्स्ट इज द चार्ज एक्सटेंड्स टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन। यानी यहाँ पे किस तरीके का बिजनेस है, किस तरीके का प्रोफेशन है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उसको हम, वो हमारा पर्पस नहीं है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस है, इन्हीं की बिजनेस इनकम बीजीबीपी के अंडर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, सारे बिजनेसेस, सारे प्रोफेशन इंक्लूड हैं। उनकी जो भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होंगे या गेन्स होंगे वो अंडर दी हेड पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 5 कंडीशंस हैं जो अगर फुलफिल हो जाएंगी तो आप इस पर्टिकुलर हेड में अपने गेन्स प्रॉफिट्स को टैक्सेबल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंडीशंस देख रहे हैं। कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स फॉर अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन। अभी तो हमने ये देखा कि कंडीशंस देखी कि इन कंडीशंस के पूरा होने पे, जैसे हर हेड की शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को आप सैलरी में डाल दोगे, अगर ये कंडीशंस है तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को आप हाउस प्रॉपर्टी में डाल दोगे।
तो पीजीबीपी के लिए अभी हमने कंडीशंस देखी कि बिजनेस आपका होना चाहिए, एसएससी का होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स एंड गेन्स होने चाहिए। तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं सारी जो भी हमने देखी, तो जो आपका अमाउंट है जो आपने अर्न किया है वो पीजीबीपी में इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या फिर किन तरीकों से हमें डिडक्शंस मिल सकती है, कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हम एज एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करके हमारे प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनके बेसिस पे हमें डिडक्शंस मिलेगी अंडर पीजीबीपी। तो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस भी एक्सपेंस को आप अपने पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करने की बात कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, डेबिट पे सारे आपके एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट पे आपकी इनकम आ जाती है। जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस आप लिखोगे प्रॉफिट उतना कम शो होगा और उतनी ही कम आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो ऐसे ही आप सारे एक्सपेंसेस शो नहीं कर सकते, उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके ही आप अपने पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंसेस लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे हम कहते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स शो करने हैं, उसी तरीके से आपने प्रीवियस ईयर में जो एक्सपेंसेस किए उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे। प्रीवियस ईयर से पहले वाले काउंट नहीं होंगे, या फ्यूचर के अगर आप सोचो कि ये फ्यूचर एक्सपेंसेस है तो वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड जो प्रिंसिपल वो है आपका, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। पहले हमने बोला कि प्रीवियस ईयर में एक्सपेंसेस होने चाहिए, वही वाले एक्सपेंसेस आप कंसिडर करोगे। अब हम कह रहे हैं वो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। आप पर्सनल एक्सपेंस नेचर के एक्सपेंसेस को बिजनेस के पी एंड एल अकाउंट में शो नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हों और साथ के साथ वो बिजनेस पे आपने स्पेंड किया हो, बिजनेस में किसी पर्पस के लिए स्पेंड किया हो, वही एक्सपेंसेस आएंगे। नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अभी हमने कंडीशंस में देखा, मैंने आपको बताया अभी कि बिजनेस का कंटिन्यू होना जरूरी है प्रीवियस ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर में आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या बंद हो गया है तो उस केस में पीजीबीपी के हेड में प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस आर नॉट अलाउड। कोई भी एक्सपेंस अगर आप बिजनेस को सेटअप करने से पहले कर रहे हो, इनकर हो रहे हैं, तो वो वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो पीजीबीपी में पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे एज एक्सपेंस शो नहीं कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस आर नॉट अलाउड। Reserves provisions for contingencies or anticipated losses cannot be claimed as deduction। जैसे हम जर्नल रिजर्व बनाते हैं या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं कि अगर हम कंटिजेंसी को लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई इवेंट हो जाए या फ्यूचर में अगर हमें कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं और पहले से हम रिजर्व्स या फिर प्रोविजन बना लेते हैं। उसमें हमारा एक अमाउंट जो है अलग से रखते हैं कि अ, अगर ये इवेंट हुआ, ठीक है, तो अगर ये लॉसेस हमें हुए तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिजर्व है। तो इस तरीके के रिजर्व जो कि कंटिजेंसी या फ्यूचर पे बेस्ड है वो आप एज डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूचर इवेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्यूचर के पर अगर कोई एक्सपेंसेस बेस्ड है, कुछ लॉसेस बेस्ड है, तो उनका रिजर्व और प्रोविजंस जो भी आपने बनाए हुए हैं दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट
Losses can be claimed as deduction provided the following conditions are satisfied. अगर आपको कोई लॉसेस हो रहे हैं तो उस लॉस को एज डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो तो। कंडीशंस क्या है? इट शुड बी रियल लॉस एंड नॉट नोशनल और फिक्टिटियस। जो भी आपको लॉस हो रहा है वो रियल लॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई इवेंट नहीं है जो आपने अज्यूम कर रखा है। अज्यूम्ड लॉसेस के जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। रियल लॉस अगर होंगे तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। इट शुड बी अ लॉस ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड नॉट ऑन कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू नेचर के अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं, छोटे मोटे अगर आपको कोई लॉसेस हो रहे हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हो। कैपिटल नेचर का एक कोई बड़ा अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो P&L में आप क्लेम नहीं कर सकते। इट मस्ट हैव एक्चुअली अराइजन एंड नॉट मेयरली एंटिसिपेटेड। जैसे मैंने अभी बताया कि जो लॉस जिसको आप एज डिडक्शन क्लेम की बात कर रहे हो वो लॉस एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है। अज्यूम्ड लॉस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। There should be no prohibition in the act against the deductibility। जिस लॉस को आप एज डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हो उस लॉस का कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक्ट में, आईटी एक्ट में ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि इस तरीके के लॉसेस अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर लिखा होगा तो वो अलाउड नहीं होगा, नहीं लिखा है तो लॉसेस अलाउड होंगे। तो प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, एक्ट में लिखा नहीं होना चाहिए कि ये लॉसेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले कंडीशंस देखी कि कब आपको पीजीबीपी में इनकम को टैक्सेबल करना है। फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल्स क्या है कि डिडक्शंस जब आपको अलाउ करनी है तो किन बेसिस पे, किन चीजों को ध्यान में रख के आप डिडक्शंस अलाउ करोगे, एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउ करोगे एज डिडक्शन। लॉसेस अगर आपको क्लेम करने हैं एज डिडक्शन तो उसके लिए अभी मैंने आपको कंडीशंस बताई। अब हम कुछ एक्सपेंसेस देख रहे हैं जो कि अलाउड होते हैं एज डिडक्शन। एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर हेड पीजीबीपी। और इसका सेक्शन है 30 to 37 सेक्शंस है, ठीक है। तो आज हम कुछ छोटे छोटे हमारे एक्सपेंसेस देखेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट एक्सपेंस है जिसको हम डायरेक्टली एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट में से, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे एज एक्सपेंस हम शो कर सकते हैं, दैट इज रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग कौन सी है? जो आप बिजनेस के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, उस बिल्डिंग की बात हो रही है। आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड या हाउस होल्ड रेजिडेंस की बात नहीं हो रही। बिल्डिंग का मतलब, क्योंकि हम बिजनेस और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग जिसमें आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हो उस बिल्डिंग का रेंट, रेट्स, टैक्सेस, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह, रिपेयर्स हो गया या फिर इंश्योरेंस इज एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। अब इसमें आपके कुछ केसेस हैं। केस 1 में क्या कह रहा है? वेयर द प्रीमिसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द असेसी। जिस भी बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हो वो असेसी की उसने एसएससी ने ऑक्यूपाई कर रखा है एज अ टीनेंट। मतलब वो उसकी खुद की नहीं है, उसने रेंट पे लिया है। तो जो भी रेंट वो पे कर रहा है, रेंट पेड फॉर सच प्रेमिसेस, ठीक है। तो जो भी रेंट वो पे कर रहा है उस बिल्डिंग का जिसमें वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, या कुछ रिपेयरिंग का अगर कुछ अमाउंट है, तो वो पूरा का पूरा एज एक्सपेंस आप पीजीबीपी के हेड में शो कर सकते हो, P&L में शो कर सकते हो। अदरवाइज देन एज अ टीनेंट, दूसरी केस 1 का बी पार्ट है, अदरवाइज देन एज अ टीनेंट। इसका मतलब जो असेसी है उसने बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर रखी है अदर देन टीनेंट। अदर देन टीनेंट का मतलब क्या हो गया? मतलब वो उसका ओनर है।
तो अगर उसने खुद ऑक्यूपाई कर रखी है एज अ ओनर, तो अमाउंट तो रेंट पेड तो कुछ आएगा नहीं, तो अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स ऑफ द प्रेमिसेस। तो फर्क क्या आ गया, अगर टीनेंट ऑक्यूपाई कर रखी है तो जो भी रेंट वो पे कर रहा है बिल्डिंग का, प्रेमिसेस का, प्लस कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, ये दोनों कंसिडर हो जाएंगे एज डिडक्शन। और अगर वो एज ओनर ऑक्यूपाई कर रखा है उसने प्रेमिसेस को, तो सिर्फ रिपेयर्स वाला पार्ट आ जाएगा, रेंट तो आएगा नहीं क्योंकि वो ओनर है। तो करंट रिपेयर्स जो भी होंगी उसकी प्रीवियस ईयर की, वो अलाउड हो जाएगा एज डिडक्शन। ठीक है, ये आपका केस 1 हुआ। केस 2, केस 2 में कह रहा है एनी सम पेड वेदर एज ओनर और टीनेंट ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स और म्युनिसिपल टैक्सेस। तो रेंट के अलावा या रिपेयर्स के अमाउंट के अलावा वो जो भी रेवेन्यू, अगर कुछ लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट अगर कुछ होता है, या कोई म्युनिसिपल टैक्सेस या बिल्डिंग के कोई रेट्स वो पे कर रहा है, तो वो भी अलाउड है एज डिडक्शन। ठीक है, पीजीबीपी में डेबिट साइड पे आप पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे एज एक्सपेंस शो कर सकते हो। थर्ड केस में कह रहा है एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रेमिसेस। तो जिस भी बिल्डिंग में बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा है उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अब जो असेसी है उस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, और उस इंश्योरेंस में वो प्रीमियम पे कर रहा है। तो जितना भी अमाउंट वो पे कर रहा है एज इंश्योरेंस प्रीमियम, किसका इंश्योरेंस प्रीमियम है, बिल्डिंग का, जहां पे उस प्रेमिसेस का जहां पे बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिख सकते हो। तो ये हमारे 3 केसेस थे जब किसकी हम बात कर रहे थे, उस बिल्डिंग की जिसमें बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है उसका अगर रेंट हो, रेट्स हो, टैक्सेस हो, या रिपेयर्स और इंश्योरेंस हो, तो वो अलाउड है एज डिडक्शन, उसको आप एज एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एक्सपेंस है जिसको जो अलाउड होता है एज डिडक्शन, जिसको आप एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हो और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख सकते हो, दैट इज रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। ठीक है, तो इससे पहले वाला सेक्शन था 30। तो सेक्शन 30 में तो हमने बात करी बिल्डिंग की, अब हम बात कर रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर जो मशीनरी है, प्लांट है या कोई फर्नीचर है, उस प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का रिपेयरिंग और इंश्योरेंस, उसमें जो आपका खर्चा हो रहा है वो भी आप एज एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आता है पीजीबीपी पे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपने पी एंड एल अकाउंट अगर बनाना है, तो उस केस में अगर बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या बिल्डिंग के अंदर जो मशीनरी, प्लांट या फिर फर्नीचर है उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वो आप डेबिट साइड पे लिख सकते हो। ठीक है, पीजीबीपी का मैं आपको एंड में पूरा एक फॉर्मेट बताऊंगी जो कि आपको फिर क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स। अब रिपेयरिंग, किसकी रिपेयरिंग की बात हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी या कोई फर्नीचर हो, उस पे आप कुछ अमाउंट स्पेंड कर रहे हो रिपेयरिंग में, या फिर एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। यानी दोनों चीजों की बात हो रही है, रिपेयर्स में खर्चा अगर हुआ तो वो भी, और जो प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर है उसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है और उस इंश्योरेंस में आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट और जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की रिपेयर्स हैं वो भी आपका अलाउड हो जाएगा एज डिडक्शन और कंसिडर होगा एज एक्सपेंस, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 सेक्शन अभी बहुत छोटे से देखे हैं, अभी मैं ज्यादा इसमें कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ।
तो सेक्शन 30 हमने देखा और सेक्शन 31, ये 2 सेक्शंस हमने देखे और हमने जो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कब आप इस पर्टिकुलर हेड में जो हमारे प्रॉफिट्स या गेन्स हो रहे हैं उसको टैक्सेबल करोगे। ठीक है, तो ये हमने कंडीशंस देखी। इसके आगे और जो सेक्शंस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं जिसको आप कंसिडर करते हो डिडक्शन के लिए अंडर पीजीबीपी हेड, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।